नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 2 का जो है यूनिट नंबर 3 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 3 का टॉपिक, जिसमें हम मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और इनके काव्य शिल्प के बारे में जो है डिटेल में जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु के उपरांत कुछ समय बाद ही यह भावना जोर पकड़ने लगी कि गद्य और पद्य की दो भाषाएं जो है नहीं होनी चाहिए। खड़ी बोली की जो अभी तक क्षीण परंपरा थी, उसकी ओर भी लोगों का ध्यान जाने लगा। कबीर, नामदेव, अमीर खुसरो के बाद इंशा ने अपनी कहानी रानी केतकी की कहानी में भी जो है खड़ी बोली के पद्य उर्दू छंदों में रचे थे। तो यहाँ ये बताया कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हो गया था, इसके कुछ समय बाद क्या हुआ, लोगों के मन में एक बात आ गई और वो ये थी कि हमें लिखने के लिए जो है दो अलग अलग भाषाएं नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे दो भाषाएं हैं, एक तो ब्रज भाषा और एक खड़ी बोली। उस समय तक क्या हुआ था, जो खड़ी बोली थी इसमें कविताएं बहुत कम लिखी जाती थी, लेकिन अब लोगों का ध्यान जो है खड़ी बोली की तरफ होने लगा। पहले का जो समय था जिसमें हमें कबीर, नामदेव और अमीर खुसरो जैसे जो कवि हैं वो दिखाई देते हैं, तो उनके बाद जब इंशा अल्लाह खां आए, इन्होंने क्या किया, इनकी एक कहानी थी रानी केतकी की कहानी। इस कहानी में इंशा अल्लाह खां ने खड़ी बोली का जो है इस्तेमाल किया था। नज़ीर अकबराबादी ने भी कृष्ण मीरा संबंधी पद्य खड़ी बोली में जो है रचे थे। तो इन्होंने क्या किया, ये नज़ीर अकबराबादी जो एक कवि हुए, इन्होंने जहाँ पर भी कृष्ण और मीरा के पद लिखे तो उनकी भाषा भी इनकी जो है खड़ी बोली ही थी। इस प्रकार भारतेंदु की मृत्यु के बाद भाषा का यह मसला अब जब जोर पकड़ने लगा, तब खड़ी बोली को पद्य के लिए अपनाने के लिए एक आंदोलन ही जो है वो खड़ा हुआ। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे जो भारतेंदु युग था, इसका समय बीता गया, तो ये सवाल आया कि कविता की जो भाषा है वो असल में क्या हो, और इसी वजह से क्या हुआ, खड़ी बोली को कविता यानी कि पद्य के लिए जो चुना गया, इसके लिए एक पूरा ही एक आंदोलन शुरू हो गया। तब तक खड़ी बोली की 3 छंद प्रणालियां लोगों के सामने थी। हिंदी के कवित सवैया की प्रणाली, उर्दू छंदों की प्रणाली और लावनी का ढंग। तो ये जो समय चल रहा था, जिस समय में खड़ी बोली में जो है कविता लिखी जा रही थी, तो उस समय इसमें 3 तरीके जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। पहला तो ये था कि हिंदी के कवित और सवैये वाला तरीका, दूसरा था उर्दू की शायरी जैसा तरीका, और जो तीसरी था वो था सावनी का ढंग। मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली का झंडा लेकर उठे। संवत 1845 ईस्वी में उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन की एक पुस्तक भी जो है छपवाई, जिसमें उन्होंने जोर शोर से यह राय व्यक्त की, अब तक जो कविता हुई वह तो ब्रज भाषा की थी, हिंदी की नहीं। हिंदी में भी कविता हो सकती है, वह भाषा तत्व के जानकार न थे, उनकी समझ में खड़ी बोली ही जो है वो हिंदी थी। तो अब क्या हुआ, अगर हम 1845 के आसपास का समय देखें तो इसमें हमें बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री जो है दिखाई देते हैं। इन्होंने क्या किया, खड़ी बोली को बढ़ावा देने का काम जो था उसे संभाला। अब जो है इन्होंने बहुत मजबूती से क्या किया, अपनी बात सबके सामने रखी कि आज तक हमने जो भी कविताएं पढ़ी है वो असल में क्या थी, ब्रज भाषा में थी, और उन्हें हम हिंदी की कविता जो है वो नहीं कह सकते, ऐसा इनका मानना था। इनका मानना ये भी था कि हिंदी में भी जो है अच्छी कविताएं लिखी जा सकती है। हालांकि ये क्या करते थे, ये भाषा के बहुत बड़े पंडित और जानकार नहीं थे, लेकिन फिर भी बस ये इतना मानते थे कि असली हिंदी जो है वो खड़ी बोली ही है। आगे देखो, इन सब के बावजूद भारतेंदु के सहयोगी कवि नए विचार, नए विषयों की ओर तो प्रवृत्त हुए, पर भाषा उन्होंने जो है ब्रज ही रखी। खड़ी बोली में नए विचार, नए विषयों और स्थानीय रंगों का पुंज लेकर हिंदी के लावनी, ख्याल जैसे छंदों में सर्वप्रथम पूर्ण रचना लेकर सामने आने वाले कवि थे श्रीधर पाठक, और उनकी रचना थी एकांतवासी योगी, जो वस्तुतः था तो ओलिवर गोल्डस्मिथ की कृति द हर्मिट का अनुवाद, लेकिन उसमें जो स्वच्छंदता प्रकृति के स्वाभाविक रूप में थी, वो कविता को असली रूढ़िबद्ध पद्धति और प्रणाली से बिल्कुल अलग नई जमीन पर लाकर जो है खड़ा करके दिखा रहे थे। अब क्या हुआ
कि जो भारतू हरिश्चंद्र जी थे, इनके जितने भी साथी हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कविताओं में नए विचार और जो नई बातें थी इनको शामिल किया। लेकिन इनकी जो भी कविता थी वो इन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखी, इसीलिए इन्हें जो है ब्रज भाषा का जो साथ था इन लोगों ने नहीं छोड़ा। अब जब हम इसके बाद श्रीधर पाठक को देखते हैं तो श्रीधर पाठक नाम के एक कवि आए। इन्होंने क्या किया, श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में नए विचार और स्थानीय बातें जोड़कर क्या किया, एक रचना की जिसका नाम था एकांतवासी योगी। और ये जो रचना थी ये खड़ी बोली में लिखी गई बहुत बेहतरीन जो है रचना मानी जाती है। अब ये जो एकांतवासी योगी रचना है ये असल में क्या था, ये कोई मूल कृति नहीं थी बल्कि एक अंग्रेजी की कविता थी जिसका नाम था हर्मिट। तो इसी का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया एकांतवासी योगी के नाम से। श्रीधर पाठक ने क्या किया, इस रचना में प्रकृति का इतना सुंदर और इतना खुला वर्णन किया है कि कविता लिखने का जो पुराना और बंधा बधाया जो तरीका था वो अब टूट गया और हिंदी कविता को जो है एक बिल्कुल नई दिशा यहाँ से प्राप्त हुई। इसी पृष्ठभूमि में मैथिली शरण गुप्त ब्रज भाषा के संस्कारों के साथ साहित्य क्षेत्र में आए और शुरू की रचनाएं ब्रज भाषा में ही की। लेकिन शीघ्र ही महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर वह खड़ी बोली में जो है काव्य रचना करने लगे। अब क्या हुआ कि ये जो समय था श्रीधर पाठक वाला, इसी समय के दौरान हम मैथिली शरण गुप्त को देते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, इस समय में साहित्य की दुनिया में ये आए और क्योंकि ये ब्रज भाषा के माहौल में ही पले बड़े थे, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, अपनी जो शुरुआत की रचनाएं थी वो भी इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। बाद में इनकी मुलाकात हुई महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और जब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिले तो इनके साथ जुड़ते ही मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, अपनी कविताओं की जो रचना है वो खड़ी बोली में की। दरअसल महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन करना खड़ी बोली काव्य भाषा की स्थापना की दिशा में एक निर्णायक एवं निर्देशित कदम था। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती पत्रिका ये जो संपादक बने तब क्या हुआ, ये हिंदी साहित्य के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण फैसला था, क्योंकि इसी के जरिए क्या हुआ, सरस्वती पत्रिका के जरिए ही खड़ी बोली को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने शीघ्र ही अपने प्रभाव से नए कवियों का एक ऐसा संगठन तैयार कर लिया जो उनके निर्देशानुसार खड़ी बोली में काव्य रचना करने को उत्सुक भी था और कविता में सुधार लाने को भी। द्विवेदी जी ने स्वयं ब्रजभाषा से काव्य रचना की शुरुआत की थी, किंतु शीघ्र ही वह स्वयं खड़ी बोली में जो है लिखने लगे थे। तो ये जो द्विवेदी जी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बातों और अपने काम से नए कवियों की एक टीम बना ली थी, जो कि इन्हें ये कहे, वो जो टीम थी वो इसलिए थी कि ये जो भी कहे, इनके कहे अनुसार खड़ी बोली में जो है ये कवि अपनी रचना कर दे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने खुद भी जब रचना करना शुरू की तो इनकी भाषा ब्रज भाषा ही थी, लेकिन जल्दी वो ये समझ गए कि जो खड़ी बोली है वही सही है। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, इन्होंने खुद ही जो है खड़ी बोली में लिखना आरंभ कर दिया था। काव्य भाषा के परिष्कार, काव्य शैली के निर्धारण के बारे में उनके अपने मत थे। आचार्य शुक्ल के शब्दों में, सरस्वती के संपादन काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वह सरस्वती में दे दिया करते थे। इस प्रकार के लगातार संशोधन से धीरे धीरे बहुत से कवियों की भाषा जो है साफ हो गई और इन्हीं नमूनों पर और लोगों ने भी जो है अपना सुधार किया। तो यहाँ पे ये था कि कविता की जो भाषा है वो कैसी हो और लिखने का जो सही तरीका है वो क्या हो। इस बात पर द्विवेदी जी ने क्या किया, इन्होंने अपने विचार बिल्कुल पक्के कर लिए थे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इन पर एक बात कही। इनका कहना था कि जब द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका को संभाला तो उनकी सलाह से क्या हुआ, बहुत सारे जो नए कवि थे उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना जो है प्रारंभ कर दिया। जो नए कवि अपनी कविताएं लिखकर यहाँ पर भेजते थे, द्विवेदी जी क्या करते थे, इनकी कविताओं में जो छोटी मोटी गलतियाँ होती थी उसे ठीक करते थे और फिर उन गलतियों को ठीक करने के बाद द्विवेदी जी उसे सरस्वती पत्रिका में जो है छापते थे। इन कविताओं को देखकर बाकी लोगों को भी ये समझ आया कि खड़ी बोली में जो है अच्छी कविता कैसे की जाती है और उन्होंने भी क्या किया, अपना जो लिखने का तरीका था और अपने लिखने की जो कला थी उनको सुधारा।
मैथिली शरण गुप्त ने 1903 में सरस्वती में अपनी कविताएं जो है भेजना शुरू की। इस पत्रिका में 1920 तक इनकी कविताएं प्रकाशित हुई। तो मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताएं भेजनी कब शुरू की? 1903 में, और 1903 से लेकर 1920 तक इन्होंने अपनी रचनाओं को जो है इसमें प्रकाशित करवाया। दरअसल काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली के स्थानापन्न का यह प्रारंभिक दौर था, जिसमें खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में अपने पांवों पर खड़ा होना जो है सीख रही थी। इसी दौर की रचना है मैथिली बाबू की भारत भारती। तो क्या हुआ कि ये जो समय था ये वो समय था जब खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाने की जो है कोशिश की जा रही थी। जैसे क्या होता है, एक बच्चा चलना सीखता है, ठीक वैसे ही खड़ी बोली भी जो है कविता के इस्तेमाल में यहाँ से तैयार होना शुरू हो रही थी। और इसी समय मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, एक रचना लिखी जिसका नाम था भारत भारती। अब यहाँ पर हमें उस भारत भारती रचना की कुछ पंक्तियां दे रखी है, उसे देखते हैं। इन पंक्तियों में है, उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कथा, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। इसका अर्थ देखो, उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे बढ़ना यानी कि तरक्की करना और पीछे गिरना जो है ये कुदरत का एक नियम है जो कि कभी भी नहीं बदलता। चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है, और जो ऊपर चढ़ता है उसका जो नीचे गिरना है वो भी बिल्कुल पक्का होता है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति क्या। तो इसीलिए जो है हमारी आज की जो दुर्दशा है वो हमारी पुरानी जो तरक्की थी उसकी कहानी को बता रही है। उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। तो यहाँ पे बताया गया कि जिसका कभी उत्थान या फिर तरक्की ना हुई हो उसका जो गिरना है वो क्या ही बुरा है। मतलब जो ऊपर गया ही नहीं वो अगर नीचे गिरेगा तो उसको क्या ही बुरा लगेगा और वो नीचे कैसे ही गिरेगा। इन पंक्तियों को पढ़ते समय क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वह तो निरी गद्य की जो है पंक्तियां हैं? इसमें कविता कहाँ है? गद्य भाषा की तरह व्याकरण सम्मत पूरे वाक्य, ना अलंकार, ना बिंब योजना, ना व्यंजना, ना लक्षणा एवं स्तरीय अर्थ, ये सब बातें आज के काव्य की तुलना में चाहे आपको अटपटी लगे, लेकिन उस दौर में खड़ी बोली काव्य भाषा का और मैथिली बाबू की काव्य भाषा का भी यह प्रारंभिक चरण था, जब वह द्विवेदी जी के प्रभाव में बोलचाल की और गद्य की भाषा का जो है काव्यानुसरण कर रहे थे। तो ये जो हमने पंक्तियां पढ़ी, इन पंक्तियों को पढ़कर जो है ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई गद्य की लाइनें हैं। इसमें कविता वाला जादू कहाँ है? और आज की कविता जैसी भाषा या व्याकरण के नियम जो है वो हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज के हिसाब से ये जो पंक्तियां हैं ये हमें थोड़ी बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन वो जो समय था जिस समय में मैथिली शरण गुप्त लिख रहे थे, तो उस समय में मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर जो रोजमर्रा की बोलचाल वाली भाषा थी और जो सीधी सादी गद्य जैसी भाषा थी उसका मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। डॉक्टर नामवर इस बात पर विचार करते हुए कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक हिंदी कविता के आरंभिक काल में मैथिली शरण गुप्त सहित अधिकांश कवि जो हैं वो लिखित गद्य को ही बोलचाल की भाषा समझते हैं। कविता के अंदर गद्य के समान पूरे वाक्य रखने का जो है प्रयास इसी समझ का परिणाम है। तो यहाँ ये बताया गया कि डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या कहा कि उस समय में मैथिली शरण गुप्त और उनके साथ रहने वाले जो ज़्यादातर कवि थे उन्होंने क्या किया, गद्य की भाषा लिखने का जो तरीका था वैसा ही कविता के गद्य के ढांचे में ढालने की इन्होंने कोशिश की, और इसी वजह से जो है ये नतीजा निकला कि जो भारत भारती जैसी रचना है वो हमारे सामने आई। आगे देखो, दूसरी ओर आचार्य शुक्ल इसे मैथिली शरण के काव्य विकास का जो है प्रथम चरण मानते हुए कहते हैं, सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश कविताएं तथा भारत भारती इस अवस्था की रचना के जो हैं उदाहरण हैं। ये रचनाएं काव्य प्रेमियों को कुछ गद्यवत, रूखी और इतिवृत्तात्मक लगती थी। इसमें सरस और कोमल पदावली की कमी भी खटकती थी। बात यह है कि यह खड़ी बोली के परिमार्जन काल था।
तो यहाँ पे बताया कि इस रचना को जो है, भारत भारती रचना को मैथिली शरण गुप्त की कविता के सफर का हमें पहला कदम मानना चाहिए। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, इनका कहना ये था कि ये जो रचना है भारत भारती, ये पूरी तरह से गद्य जैसी और बातों से भरी हुई जो है हमें दिखाई देती है। इसमें बहुत सी आसान और कोमल जो शब्द थे, इनकी कमी थी, जो कि कविता पढ़ने वालों को थोड़ी ये बात खटकती है। सीधी बात ये थी कि ये वो समय था जब खड़ी बोली को जो है संवारा जा रहा था और उसे सुधारकर साफ सुथरा और सुंदर बनाने की जो है एक कोशिश की जा रही थी। आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त के काव्य भाषा के विकास के अन्य 2 चरण भी जो है रेखांकित किए हैं। इनके अनंतर गुप्त जी ने बंग भाषा की कविताओं का अनुशीलन तथा मधुसूदन दत्त रचित ब्रजांगना, मेघनावत आदि का अनुवाद जो है ऊबड़ खाबड़ और अव्यवहृत संस्कृत शब्दों की ठोकरें कहीं कहीं विशेषतः छोटे छोटे छंदों के चरणांत में अब भी लगती है। भारत भारती और वैतालिक के बीच की रचनाएं इस दूसरी अवस्था के जो है उदाहरणों में ली जा सकती है। तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा कि जो मैथिली शरण गुप्त थे, इनकी कविता लिखने की कला में हमें 2 पड़ाव दिखाई देते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, जो दूसरी भाषाओं की कविताएं थी उनका अनुवाद किया और ब्रज भाषा की कविताओं को इन्होंने बहुत गहराई से पढ़ा था। इसका असर इनकी जो अपनी रचनाएं थी उस पर भी हमें देखने को मिलता है। इसीलिए कहीं कहीं पर हमें खड़ी बोली में ब्रज भाषा के जो भारी भरकम और संस्कृत वाले जो शब्द थे वो हमें दिखाई दे जाते हैं, जो कि पढ़ने में हमें थोड़े अटपटे लगते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती और वैतालिक नाम की जो रचनाएं की थी, उन्हें हम जो है इस दौर के उदाहरण मान सकते हैं। दूसरे चरणों की गुप्त जी की काव्य भाषा की बागनी देखें। अब यहाँ पर हमें जो गुप्त जी की दूसरे तरह की काव्य भाषा थी उसे समझने के लिए यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी है, उसे देखते हैं। यहाँ पे है, मोर नाचते हैं उमंग से, मेघ मृदंग बजाते हैं। यानी कि मोर जो है वो खुशी के मारे नाच रहे हैं और जो बादल हैं वो मृदंग यानी कि ढोलक जैसा एक जो वाद्य यंत्र होता है उसकी तरह बादल जो है आवाज कर रहे हैं। कोयल के सहयोगी होकर चंचल चातक गाते हैं। तो कोयल के साथ देते हैं ये मोर और बादल जो है वो कोयल का साथ देते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं भी जो है गा रही है। रस बरसाती हुई घटा भी नीचे उतरती जाती है। ये खुशी और जो आनंद की बारिश है, खुशी और आनंद की बारिश करने वाले जो बादल हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। प्रकृति निजपट पल पल में प्रकट पलटती जाती है और जो कुदरत है वो क्या कर रही है, वो अपना रूप हर पल जो है वो बदल रही है। तो पूरी पंक्तियों का अर्थ ये है कि मोर जो है वो खुशी से नाच रहे हैं और बादल क्या कर रहे हैं, मृदंग यानी कि ढोलक जैसी एक आवाज कर रहे हैं और इसमें कोयल और जो ठंडी हवाएं हैं वो भी इनका साथ दे रही है गाकर। साथ में जो खुशी और आनंद की बारिश करने वाले जो बादल हैं वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और कुदरत अपना रूप दिखाते हुए हर पल जो है बदलती जा रही है। निश्चय ही यहाँ भी इतिवितात्मकता है। पूरे वाक्य व्याकरण सम्मत है। गद्य का विधान भी वैसा ही है, किंतु प्रकृति का रूप कुछ कुछ स्वच्छंदता का जो है एहसास लिए हुए भी है। तो अगर हम इन पंक्तियों को देखें तो इन पंक्तियों में घटनाओं का जो वर्णन किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा है। इस पूरे व्याकरण के हिसाब से ये एकदम सही है और जो लिखने का तरीका है वो भी हमें गद्य जैसा दिखाई देता है। इसमें कुदरत का जो चित्रण किया गया है कुदरत का, उसमें हमें थोड़ी बहुत आज़ादी जो है वो दिखाई देती है। गुप्त जी के काव्य विकास का तीसरा चरण वह है जब छायावादी काव्य अपने उत्कर्ष पर है। गुप्त जी भी प्रगीत और मुक्तक रचना की ओर जो है प्रवृत्त होते हैं। साकेत और यशोधरा इस दौर की प्रतिनिधि रचनाएं जो है कही जा सकती है, जिनमें उनकी काव्य भाषा में पहले की अपेक्षा जो है काफी निखार आया है। तो अब जो समय है ये जो अब क्या हुआ, गुप्त जी ने कविता का जो विकास था उसके तीसरे दौर में गुप्त जी ने कदम रखा, जब छायावाद युग जो था वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। साकेत और यशोधरा जो है वो इसी दौर की रचनाएं मानी जाती है। इसमें हम ये देखते हैं कि इनकी जो भाषा है वो अब पहले से भी और ज़्यादा जो है सुंदर हो गई है, यानी कि इनकी भाषा में और ज़्यादा निखार आया है। गुप्त जी की काव्य भाषा पर 2 प्रकार के स्पष्ट विभिन्न विचार विद्वानों ने जो है प्रकट किए हैं। एक और तो वह आलोचक विद्वान हैं जो यह मानते हैं कि इस युग में
व्यक्त की सबसे बड़ी जरूरत जो है आराम से बैठकर कला काव्य के नियमों को गढ़ना या कला को तलाश मांझ कर चमकाने की नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन और नवजागरण को दिशा देने की थी। तो यहाँ पे ये बताया, ये भी देख लेते हैं एक बार, जनता को जागृत करके देशहित की ओर जो है प्रेरित करने की थी। यहाँ पे ये बताया कि गुप्त जी की जो भाषा थी, इसको लेकर अगर हम विद्वानों को देखें तो उनमें हमें दो तरह के विचार दिखाई देते हैं। पहले तो वह लोग थे जिनका मानना था कि उस समय की कविता को सजाने या फिर उसके कठिन नियमों को बताने की जो है ज़रूरत नहीं थी। उस समय तो देश में जो भी आज़ादी की लड़ाई और जो नया जागरण चल रहा था उसे आगे बढ़ाना था और लोगों को जागरूक करके जो है देश की भलाई के लिए तैयार करना था। और ऐसी परिस्थितियों में मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा एक जनभाषा के रूप में जो है दिखाई पड़ती है। उसकी सरलता, सहजता सहज ही पाठकों को जो है संप्रेषित हो सकने में सहायक का काम करती है। इसीलिए ऐसे आलोचक उन्हें ऐसी इतिवितात्मक काव्य भाषा के कारण जन साधारण का कवि या जन संबंध कला के अप्रतिम उदाहरण के रूप में जो है देखते हैं। तो ये जो परिस्थिति चल रही थी मैथिली शरण गुप्त के समय में, इस परिस्थिति में मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, जो भाषा चुनी वो आम लोगों की भाषा थी और वो इतनी सरल और इतनी आसान थी कि लोगों तक आसानी तक पहुंच जाती थी और वो तुरंत ही जो है लोग इनकी बातों को समझते थे। यही कारण था कि बड़े विद्वानों ने क्या किया, मैथिली शरण गुप्त को आम लोगों का कवि माना, क्योंकि इन्होंने आम जनता से जुड़ी भाषा में जो है कविताएं लिखने का काम किया था। किंतु दूसरी ओर वह विद्वान है जिनका मानना है कि श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी के द्वारा खड़ी बोली में जिस काव्य रचना की शुरुआत की थी और जिसमें काव्य भाषा लोक छंदों के आधार पर बोलचाल की लय के साथ लेकर जनभाषा बनने की संभावनाओं को इंगित करती है, उसका विकास आगे नहीं हो पाया और गुप्त जी ने इस परंपरा को नहीं अपनाया, बल्कि काव्य रचना की दिशा में श्रीधर पाठक की जीवंत परंपरा को प्राकृत दिशा में आगे बढ़ाने के स्थान पर ऐसी दिशा में मोड़ दिया जहां खड़ी बोली अपनी लोच खोकर गद्य पथ पर बढ़ चली। और ये मानने वाले थे नामवर सिंह। इन्होंने लिखा मैथिली शरण गुप्त एक मूल्यांकन की रचना में। तो यहाँ बताया पहले विद्वानों का जो क्या मत था वो तो हमने देख लिया। जो दूसरे विद्वान थे उनका मानना ये था कि श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की जो रचना की थी इसके जरिए इन्होंने खड़ी बोली में कविता की शुरुआत की और ये बहुत अच्छी रचना थी। इसमें आम लोगों की बोलचाल वाली जो लय थी और वो एक जन भाषा बन सकती थी, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने उस रास्ते को नहीं चुना, बल्कि इन्होंने क्या किया, कविता को एक ऐसे रास्ते पर मोड़ दिया जहां वो बोलचाल की भाषा जैसी नहीं रही, बल्कि वो गद्य की तरह सीधी और नीरसी हो गई। आगे देखो, बोलचाल की भाषा और गद्य की भाषा वस्तुतः एक नहीं होती। गद्य की भाषा बातचीत की भाषा का व्यवस्थित रूप होता है, जिसकी इकाई वाक्य होती है और जो व्याकरण सम्मत जो है होती है। दूसरी ओर बोलचाल की भाषा निर्द्वंद भाव से फक्कड़ मस्त हवा के झोंकों की तरह 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 के रंगों से रंगी हुई मुहावरों, लोकोक्तियों, लोक छंदों, लोक जीवन का संस्पर्श लिए हुए जो है होती है। इस रूप में यदि देखें तो गुप्त जी की भाषा बोलचाल की नहीं बल्कि गद्य की भाषा ही जो है प्रतीत होती है। अब यहाँ पे बोलचाल की भाषा और गद्य की भाषा के बारे में बताया गया कि इन दोनों भाषाओं को देखें तो ये वस्तुतः एक नहीं होती। गद्य की जो भाषा होती है वो बहुत ही सोच समझकर और व्यवस्थित तरीके से जो है लिखी जाती है, जिसका मुख्य हिस्सा जो है वाक्य होते हैं और जो कि व्याकरण के नियमों का पालन करते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बोलचाल की भाषा को देखें तो बोलचाल की भाषा में हमें बेफिक्री और खुले अंदाज दिखाई देते हैं। इसमें बोलचाल की भाषा में मुहावरे, कहावतें और लोगों की जो आम जिंदगी होती है उनकी झलक दिखाई देती है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो मैथिली शरण गुप्त की जो कविता की भाषा थी वो बोलचाल की नहीं बल्कि गद्य लेख जैसी जो है दिखाई देती है। गुप्त जी की काव्य भाषा की कमजोरियों की ओर इशारा करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह जो है वो लिखते हैं, पर काव्य में इस भाषा की एक सीमा है।
वह सीमा नीरसता नहीं, जैसा कि आमतौर से कहा जाता है। भाषा रागात्मक ना सही तथ्यात्मक तो हो। तथ्यात्मक होना दोष नहीं, दोष यह है कि वह इखरी है, इतनी संश्लिष्ट नहीं कि किसी वस्तु, दृश्य, घटना या जीवनानुभव को उसकी समग्र संकुलता में व्यक्त कर सके। इंद्रिय बोध से लेकर भाव बोध और विचार बोध के स्तरों तक जीवन व्यापार का अनुभव करा सके और उसका बिंब भी प्रस्तुत कर सके। गुप्त जी की खरी भाषा में यह क्षमता न थी। भाषा का यह इखरापन जो था वस्तुतः उनके भाव बोध और चिंतन के इखरेपन का सूचक है। तो यहाँ पे हमें ये बताया कि मैथिली शरण गुप्त की कविता की जो भाषा थी इसमें एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि ये नीरस है, जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं। और असल कमी ये थी कि ये भाषा वो बहुत ही सीमित और इखरी भाषा थी। मतलब ये कि भाषा वो इतनी गहराई भरी और मिलीजुली नहीं थी कि किसी चीज़, किसी घटना या फिर जो जीवन के अनुभव होते हैं उनको पूरी तरीके से सबके सामने ला सके। ये जो भाषा थी ये हमारे एहसासों, विचारों और भावनाओं को उस गहराई से नहीं जोड़ पाती जिससे हम कविता का असली चित्र अपनी आंखों के सामने देख सकें। गुप्त जी की भाषा में ये ताकत नहीं थी, और सच बात ये भी थी कि भाषा का ये जो सीमित और एक तरफापन है वो खुद गुप्त जी के सोचने और महसूस करने के तरीके का एक नतीजा है। आगे देखो, जो भी हो यह बात तो तय है कि गुप्त जी का काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसी भी काव्य भाषा के स्थानापन्न की कसौटी उसका पाठकों द्वारा स्वीकार किया जाना होता है। इस दृष्टि से गुप्त जी काफी भाग्यशाली रहे हैं, क्योंकि भारत भारती उन दिनों नव युवकों, युवतियों में देश प्रेम, राष्ट्रीय प्रेम की भावना को पुष्ट करने में काफी प्रभावी और प्रचलित रही है। तो यहाँ पे बताया गया कि खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाने में सबसे बड़ा हाथ हम देखें तो वो मैथिली शरण गुप्त का भी था, और इनकी इस मेहनत को पाठकों ने भी बहुत पसंद किया। इस मामले में गुप्त जी बहुत खुशकिस्मत रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनकी जो रचना थी भारत भारती, इस रचना ने क्या किया, उस समय के जो नौजवान लड़के लड़की थे उनके दिलों में देश के लिए प्यार और देशभक्ति की भावना को बहुत मजबूती से जगाया था भारत भारती रचना ने। हालांकि आगे चलकर गुप्त जी की काव्य भाषा में छायावादी प्रभाव के कारण व्यंजना बढ़ी, किंतु उनकी काव्य भाषा का मूल प्रभावी स्वर उनके अंतिम रचना काल तक वैसा ही बना रहा। इसके लिए यदि कोई मुख्य कारण है तो उनके चिंतन का इखरापन ही है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ा तो समय के साथ क्या हुआ, इनकी कविता में हमें छायावाद का थोड़ा बहुत असर दिखाई दिया और इनकी भाषा वो थोड़ी और गहराई के साथ आई। लेकिन इनकी कविता का जो मुख्य अंदाज था वो लास्ट तक एक जैसा ही बना रहा। इसका सबसे बड़ा कारण इनके सोचने का जो सीधा और सरल तरीका था उसे माना जाता है। जहाँ तक काव्य रूप और छंद विधान का प्रश्न है तो गुप्त जी की रुचि विशेषतः प्रबंधात्मक खंड काव्य रूपों की ओर अधिक रही। उनके खंड काव्यों में, अब यहाँ बताए गए मैथिली शरण जो थे वो ज़्यादातर खंड काव्य लिखना पसंद करते थे। अब यहाँ इनके खंड काव्यों के नाम बताए गए हैं जो इनकी रचनाएं हैं खंड काव्यों में। रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, पंचवटी, शक्ति, सैरंध्री, वन वैभव, विकट भट्ट, नहुष, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, अजित हिडम्बरा, ये सभी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य आते हैं। आदि पौराणिक इतिहास से लिए गए कथानक पर आधारित है, और इनका जो कथानक है वो इतिहास के पौराणिक इतिहास से लिया हुआ है। साकेत प्रिय प्रवास के बाद खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य माना जाता है। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य तो माना जाता है साकेत को, और इसके बाद जो दूसरा खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है वो है प्रिय प्रवास। प्रबंधात्मकता के कारण आई वर्णात्मकता का इसकी भाषा के इखरेपन में अत्यधिक योगदान है। तो ये जो लंबी लंबी कथाएं होती थी या लंबी लंबी जो कविताएं लिखी जाती थी, इसीलिए क्या हुआ, इनकी भाषा में जो चीज़ों का विस्तार था वो ज़्यादा होता था, जो कि इनकी भाषा को और ज़्यादा सरल और सीधा बनाए रखने में मदद करता था। हालांकि गुप्त जी ने गीति काव्यों की भी रचना की है, किंतु उनका मन प्रबंध काव्य जैसे काव्य रूपों में ही रमता दिखाई पड़ता है।
काव्य वस्तु के चयन में भी उन्हें पौराणिक इतिहास में विचरण करना भला लगता है। काव्य रूप की दृष्टि से उनकी रचना साकेत महाकाव्य कहलाने की एक अदम्य इच्छा का प्रतिफल लेकर साहित्य संसार में आई, लेकिन महाकाव्य की गरिमा से साकेत वो वंचित रहे। तो यहाँ बताया कि इन्होंने छोटे छोटे गीत भी लिखे थे, लेकिन इनका जो मन था वो हमेशा ही लंबी कहानियों वाली कविताएं लिखने में लगा रहता था। इन्हें अपनी जो कविताएं थी उसके लिए जो इन्होंने विषय लिए वो ज़्यादातर इन्होंने इतिहास की जो पुरानी कहानी थी उनसे उन विषयों को लिया। अब साकेत को एक महाकाव्य बनाने की इनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन क्या हुआ, साहित्यिक नियमों के हिसाब से इसे उस दर्जे की महानता वो नहीं मिल पाई। इसमें हमें थोड़ी कमी दिखाई देती है। साकेत चूंकि राम कथा का आधार लेकर लिखी गई है, इसीलिए आलोचकों ने इसे वाल्मीकि, भवभूति, तुलसीदास आदि की राम काव्य परंपरा में रखकर विश्लेषित करने की कोशिश करते हुए रामचरितमानस से इसकी तुलना भी की है। दूसरी बात है कि यदि इसे महाकाव्य कहा गया तो पारंपरिक महाकाव्य की निर्धारित विशेषताओं, लक्षणों के आधार पर ही इसे परखा जांचा गया। अब जो ये साकेत थी उतनी महान रचना क्यों नहीं बन पाई, इसका कारण था इसमें राम जी की कहानी का होना। इसीलिए जानकारों ने क्या किया, क्योंकि इसमें राम जी की कहानी थी तो विद्वानों ने इसको वाल्मीकि और तुलसीदास जैसे जो बड़े बड़े कवि हुए जिन्होंने राम कथा की परंपरा में काव्य लिखा था, तो विद्वानों ने इस रचना को, साकेत को, इनके साथ जोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि हिंदी के लेखक की सामूहिक मानसिकता में राम जीवन के ऐसे प्रतीक के रूप में विद्यमान है जो उसे जब तक चुनौती देते रहते हैं और वह इस मिथकीय पात्र से अपनी जातीय पहचान को भी जोड़ते रहने का प्रयत्न करता रहता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि हिंदी लिखने वालों के मन में अगर हम देखें तो राम जी का एक ऐसा आदर्श है जो उन्हें बार बार प्रेरित करता है। लेखक क्या करता है, वो अपनी संस्कृति और पहचान को राम जी के जरिए हमेशा ही जोड़े रखना चाहता है। आपको याद ही होगा कि आगे चलकर निराला ने राम की शक्ति पूजा जैसी महाकाव्यात्मक कविता लिखी और अभी हाल ही में भगवान सिंह का अपने अपने राम उपन्यास भी चर्चा के केंद्र में रहा। स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में लिखा। तो यहाँ बताया कि इनके बाद क्या हुआ, मैथिली शरण गुप्त के बाद निराला ने राम की शक्ति पूजा जैसी कविता लिखी। फिर भगवान सिंह आए, इन्होंने अपने अपने राम नाम का उपन्यास लिख दिया और ये सभी रचनाएं हमें राम कथा पर दिखाई देती है। अब ऐसे ही मैथिली शरण गुप्त ने राम जी के विषय में 2 पंक्तियां दी है, उसे देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, राम तुम्हारा रचित स्वयं ही काव्य है, जो भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त है वो राम जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आपका जो जीवन है वो खुद ही क्या है, एक कविता है, और जो भी कवि इसे लिखता है वो अपने आप ही महान और सरल रूप में समझ आ जाता है। तो ये यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। आगे देखते हैं। महाकाव्य की पारंपरिक परिभाषा के अनुसार मोटे तौर पर महाकाव्य जीवन का विराट चित्र प्रस्तुत करने का भगीरथ प्रयत्न करता है। इसमें कोई एक नाटक केंद्र में होता है, उसके जीवन के विकास में सहायक अन्य सहायक पात्र होते हैं, कई उपकथाएं होती हैं, प्रकृति वर्णन होता है, सुखद दुखद स्थितियां होती है, प्रारंभ में मंगलाचरण, सरस्वती वंदना, संपूर्ण काव्य का विभिन्न निर्धारित सर्गों में बटे होना, प्रत्येक सर्ग का भिन्न छंद में वर्णन किए जाने जैसी तमाम रूढ़ियां होती है। अब यहाँ पे महाकाव्य का मतलब बताया है। महाकाव्य का मतलब होता है बहुत बड़ी कविता जिसमें किसी के जीवन का हमें पूरा और एक बड़ा चित्र दिखाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, एक नायक होता है और उसके साथ हमें कई सारे पात्र जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसमें छोटी छोटी कई तरह की कहानियां जुड़ी होती है और प्रकृति का सुंदर वर्णन भी होता है। साथ ही साथ खुशी और दुख की कई बातें होती है। महाकाव्य लिखने के कुछ पुराने नियम भी होते हैं, जैसे कि कहानी को अलग अलग हिस्सों में बांटना और हर हिस्से में अलग तरीके से लिखना। इस दृष्टि से भी साकेत के महाकाव्यत्व पर आलोचक विद्वानों ने विचार किया, किंतु सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है साकेत में नायकत्व की समस्या ने। आमतौर पर महाकाव्य का नायक कोई ऐसा चरित्र होता है
जिसके इर्द गिर्द और जिसके लिए कथा का समस्त ढांचा जो है खड़ा किया जाता है। पारंपरिक महाकाव्यों में नायक का धीरोदत्त या कुलीन क्षत्रिय होना एक स्वीकार्य रूढ़ि है। नायक को महान गुणों से भी संपन्न होना चाहिए। ऐसा नायक एक सफल महाकाव्य में निश्चित ही अपनी जातीय भावनाओं और आदर्शों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पे हमें बताया कि अगर हम महाकाव्यात्मक के जो तत्व होते हैं उनके आधार पर विद्वानों ने क्या किया, साकेत रचना को परखा था कि क्या यह महाकाव्य की शर्तों को पूरा करता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हुई कि आखिर इस कहानी का जो असली नायक है वो कौन है। अक्सर क्या होता है, महाकाव्य में वही नायक होता है जिसके आसपास पूरी कहानी घूमती है। और पुराने समय के महाकाव्यों में ये नियम था कि हीरो को जो है बहुत महान, शांत और ऊंचे खानदान का जो है एक योद्धा दिखाया जाता था। अब हीरो के पास जो है सभी गुण भी होने चाहिए। हीरो यानी कि नायक, तो ऐसा नायक जो अपनी पूरी जनता की भावनाओं और उनके आदर्शों को सबके सामने ला सके, वही जो है एक सफल महाकाव्य का हीरो माना जाता है। साकेत में नायकत्व की समस्या इसके राम कथा पर जो है आधारित होने के कारण भी पैदा हुई। चूंकि गुप्त जी ने इसमें लक्ष्मण और उर्मिला की कथा का विस्तार राम कथा की पृष्ठभूमि में किया, इसीलिए ये तीनों पात्र नायकत्व की उपाधि के अधिकारी बनते जो हैं दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो साकेत है, अगर हम इसकी कहानी को देखें तो ये राम जी की कथा पर टिकी है, इसीलिए उलझन यहाँ पे पैदा हो जाती है इसके नायक की। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, इसमें लक्ष्मण और उर्मिला की कहानी को भी राम जी की कहानी के साथ बहुत ज़्यादा विस्तार से जोड़ा। इसीलिए ऐसा लगता है जैसे कि ये तीनों ही जो है इस काव्य के नायक बनने के पात्र माने जाते हैं। लेकिन इसका समाधान गुप्त जी के कथनों से और गांधी जी द्वारा उन्हें लिखे गए पत्रों से ही जो है हो जाता है कि महाकाव्य में नायकत्व की अधिकारिणी उर्मिला है, क्योंकि इसकी रचना ही उर्मिला को प्रकाश में लाने के लिए जो है हुई थी। साकेत में भी सारी घटनाएं उर्मिला के विरह की भूमिका बनती हुई जो है दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, गुप्त जी ने कहा, गुप्त जी की बातें और अगर हम महात्मा गांधी के पत्रों को देखें तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो महाकाव्य है साकेत, इसका असली नायक देखें तो वो उर्मिला है। क्योंकि साकेत लिखने का जो मकसद था वो यही था कि उर्मिला को जो है सबके सामने लाया जाए और साकेत में होने वाली जितनी भी घटनाएं हम देखते हैं वो सभी जो है उर्मिला के इर्द गिर्द ही हमें दिखाई देती है। 12 में से 2 पूरे सर्ग उर्मिला के विरह को समर्पित हैं। गुप्त जी का मानना है कि राम कथा में उर्मिला की उपेक्षा हुई, उसी उपेक्षा की भरपाई करने के लिए उन्होंने उर्मिला को सजीव करने का जो है प्रयत्न किया है। तो अगर हम साकेत रचना को देखें तो इसमें हमें कुल 12 सर्ग दिखाई देते हैं। इन 12 में से भी 2 सर्ग ऐसे हैं जो पूरे के पूरे उर्मिला के विरह के लिए लिखे गए हैं। मैथिली शरण गुप्त का ये मानना था कि रामायण की जो कहानी है उसमें उर्मिला के साथ जो है नाइंसाफी हुई और उसे नज़रअंदाज किया गया। बस इसी कमी को पूरा करने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, उर्मिला के किरदार को अपनी कविता में इन्होंने जिंदा रखने की कोशिश की। साकेत महाकाव्यों के शास्त्रीय लक्षण के आधार पर यदि देखें तो गुप्त जी ने इसका निर्वाह करने की कोशिश की। आरंभ में मंगलाचरण और सरस्वती वंदना है, सर्ग भी 7 से अधिक हैं। महाकाव्यों में 7 से अधिक सर्ग होने का जो है एक विधान है। प्रत्येक सर्ग में छंद भी नया इस्तेमाल किया है। केवल 9वें सर्ग के अलावा षड्ऋतु वर्णन, पुरुषार्थ चतुष्टय वर्णन, गिरि प्रांत, सरिता वर्णन के अलावा वस्तु संगठन, चरित्र चित्रण, भाव वर्णन, युग धर्म वर्णन तथा रस की भी प्रतिष्ठा जो है संस्कृत महाकाव्यों के अनुकरण पर इसमें की गई है। तो यहाँ ये बताया कि संस्कृत की जो पुरानी रचनाएं हुई वो उसमें महाकाव्यों के जो नियम होते थे, तो मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, उन सभी नियमों को निभाने की यहाँ पर कोशिश की और इन सभी पुरानी परंपराओं का पालन इन्होंने क्या किया, संस्कृत महाकाव्य की नकल करते हुए किया। तो इसमें इन्होंने वो सब चीज़ें की है जो कि एक महाकाव्य में होती है, जैसे कि मंगलाचरण का होना, सरस्वती वंदना का होना, सर्गों की संख्या का 7 से ज़्यादा होना। तो ये सभी हमें मैथिली शरण द्वारा रचित साकेत में जो है दिखाई देता है। फिर भी खड़ी बोली में महाकाव्य के रूप में प्रिय प्रवास के बाद दूसरा ऐसा प्रयास था जो राम कथा पर आधारित होते हुए भी अपने समकालीन स्वरों के कारण काफी महत्वपूर्ण बन गया।
तो ये जो रचना थी खड़ी बोली में महाकाव्य लिखने की कोशिश में क्या हुआ, प्रिय प्रवास के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है साकेत की। ये जो है ये राम जी की कहानी पर आधारित थी, लेकिन उस समय के दौर की झलक भी हमें जो है इसमें दिखाई देती है। खड़ी बोली जब काव्य का माध्यम बनी तभी छंद का प्रश्न भी सामने आया। चूंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली के नए कवियों का मार्गदर्शन कर रहे थे, तो उनके छंद के चुनाव का असर बाकी कवियों पर भी जो है हुआ। यहाँ ये बताया कि जब खड़ी बोली कविता लिखने के लिए चुनी गई तो ये सवाल उठा कि इसे किस तरह के छंद में लिखा जाए। उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, नए कवियों को रास्ता दिखाया। इसीलिए वो जैसे छंद चुनने को कहते थे, बाकी सभी जो कवि थे वो भी वैसे ही छंद जो है उन्हें चुन लेते थे। द्विवेदी जी को सरस्वती के गणवृत पसंद थे। उनकी देखा देखी मैथिली शरण गुप्त ने भी संस्कृत के गणवृत छंदों को अपनाने का प्रयास किया। अपने एक लेख में डॉक्टर नामवर सिंह ने विस्तार से छंदों की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है और यह भी बताया कि क्यों हिंदी में संस्कृत गणवृत के छंद उपयुक्त नहीं। बहरहाल गुप्त जी शीघ्र ही संस्कृत के गणवतों से निकलकर हिंदी के छंद हरि गीतिका की ओर जो है मुड़ गए। अब ये जो द्विवेदी जी थे ये चाहते थे कि हम हिंदी में संस्कृत के जो पुराने छंद हैं जिसे कि गणवृत कहते हैं उसका इस्तेमाल करें, लेकिन डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने लेख में बताया कि संस्कृत के ये जो छंद है ये हिंदी के लिए ठीक क्यों नहीं थे। वैसे भी गुप्त जी ने जल्दी ही क्या किया, संस्कृत के उन कठिन छंदों को छोड़कर हिंदी के अपने जो प्यारे छंद था हरि गीतिका, इस छंद का इस्तेमाल अपनी रचनाओं में किया। तो इस तरह से हमारा आज का ये जो टॉपिक था ये यहीं पर खत्म होता है, जिसमें हमने मैथिली शरण गुप्त के काव्य की भाषा और उसके शिल्प के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और शिल्प की जो है तुलना करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।